Assalamu alaikum. Today we are going to start our next topic, that is control of microorganisms in air. और ये है पेज नंबर 80 के ऊपर माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें हमने आज से पहले हमने पढ़ा कि एयरबॉर्न बीमारियां क्या होती हैं, हवा किस तरह से बीमारियों को ट्रांसमिट कर सकती है, वायरल इन्फेक्शंस कैसे ट्रांसमिट होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैसे ट्रांसमिट होते हैं और फंगल इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होते हैं। हमने उनकी मुख्तलिफ बीमारियां पढ़ी, उनसे वो किस किस बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, किस वायरस की वजह से होती हैं, किस फंजाई की वजह से होती हैं, हमने वो पढ़ा। अब हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारे हवा के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, हमारी हवा ख़राब है, तो उस एयर को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हवा के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। सिंस सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट में बी एयरबॉर्न, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं वो एयरबॉर्न हैं, यानी वो हवा के ज़रिए से ट्रांसमिट होते हैं, हवा के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। एयर हाइजीन मैयर टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ एयर। एयर हाइजीन का क्या मतलब होता है? हवा की हिफ्ज़ान हवा, यानी हवा में मौजूद सफाई का ख्याल रखना कि हवा कितनी साफ़ है। उसको मैयर करने के लिए हमें हवा में मौजूद जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हवा के अंदर मौजूद हैं, उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा या उनको हमें कम करना पड़ेगा अगर हम हवा को हाइजीन करना चाहते हैं, अगर हम हवा को साफ़ रखना चाहते हैं। एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, एटलीस्ट वो हवा जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। द लेवल ऑफ एयर कंटेमिनेशन कैन बी रिड्यूस्ड। जो हवा की कंटेमिनेशन का मेयार है या जो उसका लेवल है, उसको आप कम भी कर सकते हैं। और द एयर कैन बी स्टेलाइज, आप हवा को जरासीम से पाक भी कर सकते हैं। एज़ द सिचुएशन डिमांड, जिस तरह की सिचुएशन होती है उसी हिसाब से आप ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द फिज़िकल एंड द केमिकल एजेंट्स, हवा को साफ़ करने के लिए आप फिज़िकल एजेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केमिकल एजेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िज़िकल एजेंट्स का मतलब होता है कोई ख़ास किस्म की मशीन इस्तेमाल करना, कोई रेडिएशन इस्तेमाल करना। और केमिकल एजेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करना, जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, जिसकी वजह से आप हवा को साफ़ कर सकते हैं। देयर आर सेवरल इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द लेवल एयर कंटेमिनेशन विच आर डिस्कस्ड एज बिलो। बहुत सारे आपके मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से आप हवा को साफ़ कर सकते हैं, हवा को जरासीम से पाक कर सकते हैं। आप 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन आप 99% जो है वो हवा को जरासीम से साफ़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? उसमें सबसे पहले आपके पास आता है यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस क्या होती हैं? यूवी रेडिएशंस को आप कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यानी ऐसी रेडिएशंस जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो जरासीम को किल कर सकती हैं, उनको आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहते हैं। सूरज के अंदर से भी यूवी रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है जी। ये यूवी रेडिएशंस अगर आपके लिए नुकसानदेह हैं, आपकी स्किन को ख़राब कर सकती हैं, आपका कलर ख़राब कर सकती हैं, स्किन पे इन्फेक्शन काज कर सकती हैं, तो काफ़ी हद तक ये यूवी रेडिएशंस, अगर आप इनको एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए से, एक ख़ास मकदार के ज़रिए से, ख़ास टाइम तक किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करें, तो ये उसके लिए आपको फ़ायदा भी दे सकती हैं, जरासीम की ग्रोथ को रोक भी सकती हैं। सो यूवी रेडिएशंस को आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है इफ़ेक्ट होना, असर होना, फॉर रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर। माइक्रोबियल फ्लोरा का मतलब आपको पता है, फ्लोरा का मतलब होता है जरासीम, यानी ऐसे आपकी हवा जिसमें आप माइक्रोबियल फ्लोरा को, यानी माइक्रोब्स को, जो कि हवा के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। उसका एक मेथड ये है कि आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो हवा के अंदर अप्लाई करें, एक ख़ास रेशो से, एक ख़ास टाइम तक और एक ख़ास मेथड के ज़रिए से आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट एयर सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? साफ़ करना, उसको जरासीम से पाक करना। कैन बी मेड इन द फॉलोइंग वेज, यानी आप डायरेक्ट रेडिएशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और इनडायरेक्ट रेडिएशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्ट रेडिएशंस और इनडायरेक्ट रेडिएशंस का क्या मकसद है? डायरेक्ट रेडिएशंस ये हैं कि जो सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं, जो सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, वो डायरेक्ट हवा में जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स खुद ब खुद तबाह हो जाते हैं। इनडायरेक्ट रेडिएशंस क्या होती हैं? इनडायरेक्ट रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जिनको आप किसी ख़ास चीज़ से हासिल करते हैं। जैसे कि
आपके पास बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप पीरियोडिक टेबल चेक करें। केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है उनको आइडिया हो गया कि आपकी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके अंदर से मुख्तलिफ रेडिएशन ज़ाहिर होती हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो रेडिएशंस आपको चाहिए आपको वही वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल करना है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। उनके अंदर से अल्फ़ा रेज़, गामा रेज़, बीटा रेज़, ये तमाम रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं। आपको वही एलिमेंट चाहिए, वही जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए जिसके अंदर से आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस मिलती हों। तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ख़ास तरीके से उसके अंदर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो रिलीज़ कराते हैं, और फिर इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आप अपने मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और जिस जगह को आपने साफ़ करना हो, किसी कमरे की एयर को साफ़ करना हो, किसी लैब को साफ़ करना हो, या आपने किसी हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को साफ़ करना हो, जरासीम से पाक करना हो, तो फिर ये रेडिएशंस एक ख़ास तरीके के ज़रिए से अप्लाई की जाती हैं और ये रेडिएशंस आपके माहौल को, आपके एयर को साफ़ करने में हेल्प करती हैं। जो सेकंड आपके पास जो मेथड आता है जिसके ज़रिए से आप हवा को साफ़ करते हैं वो आता है केमिकल एजेंट्स। यानी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हवा के अंदर स्प्रे करें और ये आपके पास स्प्रे की शक्ल में मौजूद हों तो इससे भी आप बहुत सारे जो हवा के अंदर जरासीम हैं उनको मार सकते हैं। जैसे कि कुछ केमिकल्स हमने इस्तेमाल किए थे, जैसे क्लोरीन एक केमिकल था जिसको हमने इस्तेमाल किया था पानी को साफ़ करने के लिए लास्ट चैप्टर में। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जिससे आप अपनी हवा को भी प्योरीफाई कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस वेपोराइज्ड का मतलब होता है हवा में शामिल हो जाना या स्प्रे करना। स्प्रे का मतलब होता है बुखारात की शक्ल में, बारीक बारीक पार्टिकल की शक्ल में किसी भी केमिकल को हवा के अंदर शामिल करना। इनटू द एयर ऑफ अ रूम आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा। यानी कि जब आप कुछ ख़ास किस्म की केमिकल्स को स्प्रे की शक्ल में हवा के अंदर बुखारात की शक्ल में ऐड करते हैं तो ये बुखारात हवा में शामिल होते हैं और इनके अंदर मौजूद केमिकल की ये सलाहियत होती है कि वो आपके कमरे के, आपके लैब के या किसी भी जगह के एनवायरनमेंट को साफ़ करने में हेल्प करता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है इनफैक्ट द केमिकल इज़ डिस्पर्स्ड एज एन एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल का मतलब होता है पम्प्स। पम्प्स क्या होते हैं? जैसे कि आप परफ्यूम के लिए पंप इस्तेमाल करते हैं, जो आप बॉडी स्प्रेज यूज़ करते हैं या जो आप परफ्यूम यूज़ करते हैं उसके आगे एरोसोल पंप्स लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके परफ्यूम के अंदर जो केमिकल होता है उसको बुछाड़ की शक्ल में, बहुत बारीक शक्ल में आपकी बॉडी तक पहुँचाते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं होता कि आप परफ्यूम की बॉटल को अपने ऊपर उंडेल लें। तो आप उसके लिए क्या मेथड होता है कि आप उसको प्रेस करते हैं और वो जो थोड़ी सी मिकदार में एक परफ्यूम का जो स्प्रे होता है वो एरोसोल की शक्ल में, स्प्रे की शक्ल में आपके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से जो आपने केमिकल्स एयर को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करने हैं वो भी आप कोशिश करें कि वो एरोसोल फॉर्म में हो, तभी वो हवा के अंदर ईज़िली जो है वो फैल सकते हैं। So and represent its antimicrobial action through contacts with suspended particles. This is THROUGH, ठीक है, THROUGH, थ्रो मीन के ज़रिए से। विद सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे जरासीम जो कि हवा के अंदर मौजूद होते हैं, हवा के अंदर खड़े रहते हैं, ज़मीन पे आके नहीं बैठते बल्कि हवा के अंदर ही मौजूद रहते हैं। उनका वेट इतना कम होता है कि हवा के अंदर वो ज़िंदा रह सकते हैं, उनको ज़मीन पर आके सस्पेंड होने जो है वो बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो हवा के अंदर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं उनको भी आप जरासीम से पाक कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुख्तलिफ़ केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से केमिकल्स हैं ये आपके MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सस्ता पड़ता है, इजीली अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप लैक्टिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन ऐसे, इसके अलावा आपको बहुत सारे केमिकल्स गूगल से भी मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में क्योंकि ये तीन केमिकल्स हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये तीन भी याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ हो जाता है। सो आप केमिकल्स इस्तेमाल करके भी अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी हवा को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्री कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका थर्ड मेथड है डैट इज़ फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन क्या होता है? फ़िल्टर करना
पाक करना, वो जरासीम से पाक करना हो, चाहे पानी की फ़िल्ट्रेशन हो, चाहे हवा की फ़िल्ट्रेशन हो, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स होते हैं। इनको आप कहते हैं एयर फ़िल्टर्स। तो इसके लिए आप एयर फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका होता है कि कॉटन प्लग्स आप इस्तेमाल करते हैं। कॉटन प्लग्स क्या होते हैं? ये आपके पास एक ख़ास किस्म के अपरेटस होते हैं, जिसमें आपके पास कॉटन जो है वो प्लग की शक्ल में उस अपरेटस के अंदर अप्लाई की हुई होती है। उस कॉटन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स अप्लाई हुए होते हैं। जब हवा आके उस कॉटन से टकराती है तो वो हवा जो कॉटन से टकराती है उसमें मौजूद जरासीम जो है वो सारे के सारे कॉटन प्लग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हवा वहाँ से गुजरती है वो साफ़ होकर वहाँ से गुजरती है। मोस्टली कॉटन प्लग्स कहाँ लगाए जाते हैं? जो विंडो होती हैं या जो दरवाजे होते हैं उनके आगे कॉटन प्लग्स लगाए जाते हैं, ताकि जब हवा बाहर से कमरे के अंदर या लैब के अंदर एंटर हो तो वो कॉटन प्लग से होके गुजरे। कॉटन प्लग में से जब हवा पास करेगी तो सारे का सारा जो जरासीम होंगे वो प्लग के अंदर, कॉटन प्लग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जबकि जो बाकी साफ़ हवा होगी वो आपके रूम के अंदर या आपके लैब के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। उसके अलावा आप एयर फ़िल्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर फ़िल्टर्स क्या होते हैं? ये मशीन्स होती हैं जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रेडिएशंस भी इस्तेमाल की होती हैं। बाज़ मशीन के अंदर केमिकल्स भी इस्तेमाल किए हुए होते हैं। ये डिजिटल मशीन्स होती हैं और इनकी प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जितनी एफिकेसी होती है उस हिसाब से इसकी प्राइस होती है। उसके ज़रिए से आप अपनी हवा को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, सबसे ज़्यादा इजी टू हैंडल है, फ्रेंडली है, जिसको आप मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मशीन का नाम है लेमिनियर एयर फ्लो सिस्टम। लेमिनियर एयर फ्लो सिस्टम बेस्ड है उस पर्सन के नाम पे, उस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इस मशीन को जो है इन्वेंट किया था। ये आपको यहाँ पे इसकी एक डायग्राम जो है वो भी दिखाई गई है कि ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से आप अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी माहौल को साफ़ रख सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है। जब आप इस मशीन को ऑन करते हैं, मशीन को आपको स्विच लगाना पड़ता है, मशीन आप ऑन करते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर मशीन की कैपेसिटी होती है। जो अच्छी मशीन है, जो बड़ी मशीन है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी पूरी लैब को, या जो भी आपका इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं या जो आप किसी हॉस्पिटल में आपने ये लगाया हुआ है लेमिनर एयर फ्लो, तो वो क्या करती है कि आपके उस कमरे के अंदर जितनी भी हवा होती है उसको साफ़ कर देती है। लेकिन इसके लिए आपको वो जो कमरा है या जो लैब है या जो हॉस्पिटल है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ये ना हो कि उसके दरवाज़े खुले में हों, उसकी खिड़कियाँ खुली हुई हों और उससे मुसलसल हवा जो है वो अंदर बाहर आ रही हो। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है कि तमाम खिड़कियाँ और दरवाज़े आपके बंद हों। उसके बाद आप अपने इस मशीन को ऑन करते हैं। इस मशीन के अंदर से वेपर्स की सूरत में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, कुछ रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं, और जो कि हवा के अंदर फैलती हैं और हवा में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको ये ख़त्म कर देती हैं। उसके बाद आप मशीन का जो है वो बटन बंद करते हैं और अपनी लैब में आकर आप मुसलसल जो भी आपने काम करना हो वो आप कर सकते हैं। ये मशीन आपके लिए तब तक फ़ायदेमंद है जब तक आप बार बार दरवाज़ा ना खोलें, आप बार बार खिड़कियाँ ना खोलें, आप बार बार कोई ऐसी जगह जिससे हवा के अंदर आने के चांसेस हो वो ना खोलें। क्योंकि अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे और आपने खिड़कियाँ खोलें तो बाहर की हवा जो है वो आपके कमरे के अंदर दाखिल होगी, लिहाजा मज़ीद जरासीम आपके कमरे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बेसिक चीज़ जो यही है कि वो हवा जो जो आपका कमरा है वो क्लोज़ होना चाहिए, वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप खुले हुए कमरे में आप करेंगे या दरवाज़े खुले हुए होंगे तो फिर आप, अच्छा एक दूसरी चीज़, क्योंकि इसके अंदर से रेडिएशंस रिलीज़ हो रही होती हैं इस मशीन के अंदर से, तो जब भी मशीन आप ऑन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि लैब को खाली कर दें। जितने भी ह्यूमंस वहाँ काम कर रहे होते हैं वो लैब को खाली करते हैं 5-10 मिनट के लिए और मशीन को चलाकर बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद लैब के अंदर आते हैं और उसके बाद मशीन को जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है। इसलिए दरवाजे बंद रखते हैं क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप लैब में काम भी कर रहे हों और आपने दरवाजे भी खोले हुए हैं और आपकी खिड़कियाँ भी खुली हुई हों और मशीन भी चल रही हो। इसलिए ये जो है हमेशा क्लोज्ड स्पेस के अंदर या कैबिनेट्स के अंदर या रूम्स के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी इतनी ही एफिकेसी होती है कि ये एक ख़ास रेंज तक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो किल कर सकती है, फ्रेंडली होती है, कॉस्ट कम होती है और इजीली अवेलेबल होती है। तो मोस्टली जो लैब्स होती हैं, जो आपके पास हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें इसी तरह का जो लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। ज़मीन से रिलेटेड क्या मसाइल हैं ज़मीन के, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन में पाए जाते हैं, आप ज़मीन को कैसे साफ़ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।